Let's start a new chapter, States of Matter. चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम किसी स्टेट की बात करने वाले हैं। और किसके स्टेट की बात करने वाले हैं? तो मैटर के स्टेट की बात करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहले हमारे पास कुछ नॉलेज मैटर के बारे में है, कुछ नॉलेज पहले से हमारे पास है। वो क्या क्या नॉलेज है उसको एक बार ज़रा ध्यान से अगर रिकॉल कर लें तो आसान होगा। तो एक चीज़ हम ये जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज मैटर। यानी मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, हम लोग इसे जूनियर क्लासेस से समझते आ रहे हैं। दूसरी बात जो हम जानते हैं वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैटर हमारे आसपास वाटर हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब एनी मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर सिर्फ इन पार्टिकल्स का एक कलेक्शन भर है। ये पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारी संख्या में एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं तो उसी कलेक्शन को हम एक मैटर कह देते हैं। जैसे वाटर क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन। बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, हम उसे वाटर कहते हैं। एक सिंगल पार्टिकल को वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, वो H2O होता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगली बात हम और जानते हैं कि ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। एक कोई भी मैटर 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात हम न सिर्फ जानते हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी करते हैं। हम अपने आसपास किसी भी मैटर के अलग अलग स्टेट्स को देख सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन वाटर ही है। वाटर के हम तीनों स्टेट से जानते हैं, उन तीनों स्टेट्स को अच्छे से देखते हैं। या तो वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वही वाटर को फ्रीज कर दिया जाए तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसी वाटर का सॉलिड स्टेट है। अगर उसे बॉयल कर दिया जाए तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसी वाटर का वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दीज स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो एक ही मैटर इन 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। स्टेट का अगर बहुत ही क्लियर कट मीनिंग हमें समझना हो तो इसका मतलब होता है अवस्था, मतलब कि स्टेट कि या तो वो फिजिकल स्टेट उसकी या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड या गैस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बहुत ही जूनियर क्लासेस से समझते आ रहे हैं। अब क्लास 11th में ये स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में डेफिनेटली ये चीज़ें हमें दोबारा से तो नहीं पढ़नी। तो फिर हमें ऐसा क्या पढ़ना है इन तीनों स्टेट्स के बारे में? जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है जो हमें पढ़ना है क्लास 11th में, वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वाई ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। ये तो जान चुके मैटर क्या है, ये भी जान चुके कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये भी हम जानते हैं कि मैटर 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्या इसके पीछे की असली वजह हमें पता है? क्या एक वजह है जिससे एक मैटर 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है? तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। मे भी शायद इसका आंसर कुछ कुछ हमें पता हो, इसी को थोड़ा इलेबोरेटेड वे में हम समझेंगे क्लास 11th में, और इससे आगे की डिस्कशंस फिर हमारी डेवलप होंगी। तो एक लंबे समय तक हम कहते हैं कि एक लंबे समय तक किसी को इस बात का रीज़न नहीं पता था कि मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स क्यों होते हैं। इसका पहला एक्सप्लेनेशन अगर कहें तो हमें वैन डर वाल्स से मिला। वैन डर वाल्स एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ डिस्क्राइब की जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। शायद इसके बारे में भी हम कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन वैन डर वाल्स ने पहला एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया जिससे ये हम सबको समझ में आया कि एक ही मैटर के 3 अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं। तो क्यों हो सकते हैं? और उसकी वजह उन्होंने बताई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स, किसी भी मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिस पार्टिकल से वो पूरा मैटर बना है, जिस पार्टिकल का वो पूरा कलेक्शन है, तो उनका कहना यह है कि ये पार्टिकल में आपस में एक अट्रैक्शन होता है।
डेफिनेट सी बात है कि इन मॉलिक्यूल्स में अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये कलेक्शन क्यों बनेगा, ये कलेक्ट क्यों होंगे? इसका मतलब अगर कोई मैटर फॉर्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से तो उनके बीच में कुछ कंबाइनिंग या कुछ अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होने चाहिए, और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सबसे पहले डिस्क्राइब वैन डर वाल ने किया। इसीलिए कभी कभी इन फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जा सकता है। तो वैन डर वाल फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस कभी स्ट्रांग हो सकते हैं, कभी वीक हो सकते हैं। जब वैन डर वाल फोर्सेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे तो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोजली अट्रैक्टेड होंगे, एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे, उनमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दूर नहीं जा सकेंगे एक दूसरे से। तो इसी को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। जब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, थोड़ा लूज होगा, तो मूवमेंट पॉसिबल है पार्टिकल्स की, ऐसे को हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। और जब यही अट्रैक्शन बहुत कम हो जाए तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक ही मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो सॉलिड, कम है तो लिक्विड और बहुत कम है तो गैस। यही रीजन है जिसकी वजह से कोई मैटर के 3 अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही किसी मैटर का फिजिकल स्टेट डिसाइड होता हो यह जरूरी नहीं है। एक फैक्टर और है, वो फैक्टर है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि 2 फैक्टर हैं जिससे किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट डिसाइड होता है या डिस्क्राइब होता है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको समझना बहुत आसान है कि अगर ये बहुत स्ट्रांग हुआ तो सॉलिड, थोड़ा कम हुआ तो लिक्विड और बहुत कम हुआ तो गैस। लेकिन सिर्फ इसी फैक्टर से डिसाइड होता है स्टेट, ऐसा नहीं है। इसमें एक फैक्टर का और ध्यान रखना चाहिए, दैट इज थर्मल एनर्जी, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, या फिर हम कहें तो वैन डर वाल्स फोर्सेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का कुछ हद तक तो हमें आंसर मिल ही गया कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the constituent particles of a matter have intermolecular forces, and these forces can be strong, moderate, and weak. Since these intermolecular forces were first described by van der Waals, hence these attractive forces are also called van der Waals forces. तो जो बातों जिनको अभी हमने डिस्कस किया है उसी को हमने यहाँ लिख भी लिया है ताकि हम इसे नोट में लिख के आगे के लिए रेफरेंस में हम याद रख सकें इन पॉइंट्स को। और अब हमें एक बात और समझनी है। अभी तक वैन डर वाल ने ये इतना इंट्रोड्यूस कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जैसे ये बात समझ में आई तो फिर अलग अलग टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसको समझने की कोशिश की और डिटेल में, और उन्होंने सच में ये पाया कि सच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। उस तरह से अगर देखा गया तो देखा जाता है कि 4 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि हमारे नेचर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो 4 टाइप्स के हैं, जिन्हें हम वैन डर वाल अट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें पहला टाइप डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस हैं। सेकेंड टाइप डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये 4 टाइप हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। तो किसी किसी मैटर में सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं, किसी में डिस्पर्जन और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, किसी में डिस्पर्जन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, किसी में डिस्पर्जन और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन हो सकते हैं। मतलब किसी न किसी तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होंगे ही होंगे। तभी तो वैन डर वाल का कहना सही है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, जिससे उसका स्टेट डिसाइड होगा कि वो सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए या फिर गैस होना चाहिए। जितना स्ट्रांग होगा उस हिसाब से स्टेट डिसाइड होता है। तो अब एक एक करके इन चारों फोर्सेस को समझते हैं। इस वीडियो में हमारा जो पर्पस है वो इन फोर्सेस को समझना ही है। तो उसमें सबसे पहला है डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। इसे लंडन फोर्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फोर्स को सबसे पहले एक तरह से डिस्कवर करने वाले या इसको सबसे पहले समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम फ्रिट्ज लंडन था। वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इसको हमें समझाया कि इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में।
तो अब हम समझते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या। तो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है इसके बारे में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेम्पररी डाइपोल्स, मतलब ये कैसा फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, टेम्पररी डाइपोल्स। ये टेम्पररी डाइपोल्स क्या होते हैं, डाइपोल तो हम सब जानते हैं क्या होते हैं, ये टेम्पररी डाइपोल का क्या मतलब है इसको समझना जरूरी है। टेम्पररी डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। तो ये टेम्पररी डाइपोल क्या है इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो एटम्स हैं जो ओवरऑल न्यूट्रल हैं, मतलब वो न पोलर हैं, किसी तरह से उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। हम सपोज करते हैं एक एटम, इसके सेंटर में न्यूक्लियस, ये एटम ए मानते हैं, और हम सबको पता है कि एटम ए होता है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसके चारों तरफ। नेट चार्ज इस पूरे एटम पे 0 है। दूसरा एटम इसके बगल में, इसकी विसिनिटी में एक और एटम है, उसको हम एटम बी बोल देते हैं। सेम लगभग उस पर भी होगा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ एक रफ हमने एक बाउंड्री खींच दी है कि इसके अंदर चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डीलोकलाइज्ड होंगे, कैसे भी होंगे, इसके अंदर होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, नेट चार्ज इस पे भी 0, नेट चार्ज इस पे भी 0। हमको एक बात पता है अब कि ये दोनों न्यूट्रल है, तो इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने अट्रैक्शन फोर्सेस देखा है कि ऑपोजिट चार्जेस में होता है। जब ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो इसमें कैसा अट्रैक्शन, बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन डिस्पर्जन फोर्सेस कब अप्लाई होते हैं इन दोनों के बीच में, उसको समझने के लिए एक स्पेशल केस हमें जानना पड़ेगा। वो क्या, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी होंगे तो वो मूवमेंट में होंगे, वो फिक्स तो होंगे नहीं, स्टेशनरी तो होंगे नहीं। तो इस एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो इस रीजन में कहीं भी हो सकते हैं। सिमिलरली इस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस रीजन में कहीं भी हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम, प्रोबेबिलिटी तो है ना इस बात की, एक अजम्पशन हम करते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी तो है कुछ कि इस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा मोमेंट आए ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस एटम के इस राइट साइड में इकट्ठा हो जाएं, जस्ट फॉर अ सिंगल मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वो इधर उधर इधर उधर सब घूम रहे हैं। तो एक ऐसा मोमेंट आ सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो इसमें राइट साइड कलेक्टेड हो जाएं। लेफ्ट साइड भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बट कंपैरेटिवली राइट साइड थोड़ी ज्यादा भीड़ हो गई है थोड़ी देर के लिए। ऐसा हो सकता है एक कमरे में अगर सारे बच्चे रैंडमली घूम रहे हो, अभी क्लास में कोई टीचर नहीं है और रैंडमली सब घूम रहे हो जिसका जहां मन कर रहा है, तो उस रूम में ऐसा हो सकता है कि किसी मोमेंट में एक कॉर्नर में ज्यादा भीड़ हो जाए और दूसरे कॉर्नर पे कम भीड़ हो जाए। ठीक उसी तरह से इस एटम में भी हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जिस सिचुएशन में ऐसा होगा ये एटम थोड़ा हैवीली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है इधर कम। तो ये एंड ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ये कम नेगेटिव होगा, यानी कि थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर ऐसा हो जाए तो उसकी वजह से फिर इस एटम में भी तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा इस एटम में हो सकता है तो इस एटम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस एटम के भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेट तो चार्ज न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में है, कॉन्टिन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे हैं इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसमें भी एक मोमेंट हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड थोड़ी ज्यादा हो जाए और इस साइड थोड़ी कम, यानी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस साइड इकट्ठा हो और इस साइड थोड़े कम। तो इसका भी ये एंड नेगेटिवली चार्ज्ड और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। और अगर ऐसा हो गया तो क्या इस एटम में और इस एटम में अब अट्रैक्शन हो सकता है? सर्टनली हो सकता है, क्योंकि ये एंड नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इसके पॉजिटिवली चार्ज्ड को फेस कर रहा है। तो उतनी सी देर के लिए इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया? बट हम सब जानते हैं कि क्या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज परमानेंटली डेवलप हो गया है इस पे? नहीं, ये तो जस्ट एक मोमेंट के लिए हुआ कि बाय चांस सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आ गए या मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए। बट फिर से हो सकता है घूमते घूमते फिर डिस्पर्स हो जाएं और यहां पे वापस चले जाएं, फिर चार्ज गायब, न्यूट्रल, फिर ये न्यूट्रल, अट्रैक्शन खत्म। बट फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पे भी ऐसा हो जाए और अट्रैक्शन फिर से लगने लगेगा, फिर खत्म, फिर लगेगा, फिर खत्म, फिर लगेगा, फिर खत्म। तो ये कितना टेम्पररी अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डायपोल ही टेम्पररी है, डायपोल ही हमेशा बना नहीं रहता। कभी डायपोल तुक्के से बन गया, कभी नहीं बना।
तो जिस टाइम पे बाय चांस एक प्रोबेबिलिटी का मैटर हो गया ये कि जैसे ही डायपोल बनेगा तो इनमें अट्रैक्शन होने लगेगा, जैसे ही डायपोल न्यूट्रलाइज होगा अट्रैक्शन खत्म। तो इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ही टेम्पररी होता है और ये टेम्पररी डायपोल्स के बीच में होता है, इसीलिए इसे कहा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेम्पररी डायपोल्स। जैसे कि यहां पर देखा हमने, दो न्यूट्रल एटम थोड़ी देर के लिए डायपोल बन गए और अट्रैक्शन हो गया। आई होप ये डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस हमें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, डिटेल में इस तरह के फोर्सेस को समझने के बाद एक छोटी सी चीज और पता चली है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना ये दो एटम एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना ज्यादा होगा। वैसे तो ये खुद फोर्स बहुत ही टेम्पररी है, कोई परमानेंट फोर्स नहीं है, लेकिन ये एटम एक दूसरे से अगर क्लोज हो तो अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। नेचुरल सी बात है, अगर इनको दूर दूर सेपरेट करके रख दिया जाए तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स। तो इसको अगर हम लोग एक तरह से वेरीफाई करना चाहें या इसको एक अगर स्टेटमेंट की तरह याद रखना चाहें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना चाहिए इसमें, और वो स्टेटमेंट छोटी सी ये है कि लंदन फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। ये r है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों एटम या इनके न्यूक्लियस के बीच में, इसको हम r कह रहे हैं। तो ये लंदन फोर्सेस हैं, r⁶ है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है, तब ये होता है। काफी दूर रख देंगे तो लंदन फोर्सेस लगना ही पॉसिबल नहीं है। अगर ये थोड़ा टेम्परेरीली डायपोल हो भी गया तो बगल वाला इतना दूर है कि उसके साथ अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए उनका क्लोज होना बहुत जरूरी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहां मैंने एग्जाम्पल दो एटम्स का लेकर के किया है, दोनों एटम न्यूट्रल थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि लंदन फोर्सेस सिर्फ दो एटम के बीच में ही लग सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल के केस में भी हो सकता है। मॉलिक्यूल में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बस बढ़ेगी, लेकिन वो भी हो सकता है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एब्सोल्युटली नॉन पोलर हैं, नेट चार्ज 0, बट फिर भी कोई मॉलिक्यूल टेम्पररी डायपोल हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह फिक्स्ड नहीं रहते। हो सकता है कभी किसी एंड पे थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएं तो वो एंड थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसका सामने वाला एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। और ऐसा ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो जाए जो उसके बगल में हो तो उन दोनों में अट्रैक्शन होने लगेगा, इसी को डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स कहते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो वो ये है कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के बारे में कहा गया है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल्स। ऊपर वाले से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो टेम्परेरी डायपोल्स के बीच का अट्रैक्शन था, ये परमानेंट डायपोल के बीच का अट्रैक्शन है। इसका मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल सपोज करते हैं, हम अज्यूम करते हैं जिसका एक एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दूसरा एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ये परमानेंटली चार्ज है। ऐसा कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहें तो HCl मॉलिक्यूल, हम सब जानते हैं ना कि HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन नेगेटिवली ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की, तो नेगेटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये चार्जेस इस पे हमेशा रहेंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर बाद फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, परमानेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को परमानेंट डायपोल्स कहा जाता है। तो ये एक परमानेंट डायपोल है। इसी के बगल में इसके जैसा एक और अगर परमानेंट डायपोल हो, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो और इस तरह से नेगेटिव चार्ज हो, तो इन दोनों बीच में एक नेचुरल सी बात है, अट्रैक्शन होगा। इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव एंड्स के बीच में एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन को हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कह सकते हैं। ये हम लोग पहले की क्लास के डिस्कशंस में भी ये चीज़ों को समझ चुके हैं। तो ये है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और एक नॉर्मल सी बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस आर एनीवेज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि ये तो टेम्पररी डायपोल के बीच में अट्रैक्शन है, ज्यादा देर तो टिकेगा ही नहीं, लेकिन इसमें जो भी अट्रैक्शन होगा वो परमानेंट होगा। इसीलिए डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। मुझे लगता है ये बात भी क्लियर होगी। और अब हमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के बारे में ये दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट का पता होना चाहिए कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ r⁻³ बट ये कब? व्हेन डायपोल्स आर स्टेशनरी। अगर दोनों डायपोल स्टेशनरी हैं, अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। बट इफ दे आर नॉट स्टेशनरी, अगर वो स्टेशनरी नहीं है, दे आर मूविंग, दे आर रोटेटिंग, तो ऐसे केस में अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें इससे पहले भी हमने पढ़ा है शायद, और हमें समझ में आना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, बट क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी हम ले लेते हैं कि वो क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कहा गया है कि इट इज ऑल्सो ए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब ये कुछ नया नहीं है, जैसा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ये भी वही है, बट द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पोलर HF, HO और HN बॉन्ड्स। देखते हैं, HF एक पोलर बॉन्ड तो होगा ही क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बट ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड सिर्फ पोलर नहीं होगा, हाईली पोलर होगा। इसीलिए जितना ज्यादा पोलर होगा तो अट्रैक्शन भी उतना स्ट्रांग करेगा दूसरे पोलर बॉन्ड के साथ। इसीलिए ये अट्रैक्शन किसी नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए इसको एक सेपरेट कैटेगरी में ही रख दिया जाता है। इतना स्ट्रांग होता है कि लगता है कि शायद कोई बॉन्ड ही बन गया है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग डाइपोल बनाता है, इसीलिए अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग करता है। ऑक्सीजन भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन से थोड़ा सा ही कम, इसीलिए इसका अट्रैक्शन भी काफी हद तक उतना ही स्ट्रांग होता है। और लगभग वैसा ही नाइट्रोजन के लिए है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड भी काफी पोलर होता है, इसीलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना पोलर होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं, अगर सिंपल वे में डिफाइन करना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड फ्लोरीन। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने HF का लिया, उसको समझना चाहें तो अगर देखें कि HF का बॉन्ड है ये पोलर है इस तरह से, इसके बगल में अगर दूसरा HF मॉलिक्यूल होगा वो भी उतना ही पोलर होगा, और नेचुरल सी बात है कि इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन में एक अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है क्योंकि ये भी डाइपोल और ये भी डाइपोल, बट ये अट्रैक्शन नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इसको स्पेशल नाम और स्पेशल कैटेगरी दी जाती है और इसको H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं। ठीक ऐसा ही H2O में वाटर मॉलिक्यूल में देखा जा सकता है H और O के बीच में, ऐसा ही अमोनिया में देखा जा सकता है H और N के बीच में। और इसके अलावा भी जितने मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें इस तरह के बॉन्ड्स हमको देखने को मिलेंगे तो समझ जाना चाहिए कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये 3 एटम के साथ ही इसीलिए क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लोरीन भी कुछ हद तक, कभी कभी क्लोरीन को भी हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हमें अगर सिर्फ 3 कुछ चुनने हो, कोई 3 एटम सेलेक्ट करने हो हाइड्रोजन के अलावा, तो हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन बॉन्डेड हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो तो बॉन्ड काफी पोलर होगा, और इसीलिए किसी दूसरे डाइपोल के साथ जब इनका अट्रैक्शन होगा तो काफी स्ट्रांग होगा। तो ऐसे अट्रैक्शन को, जैसे कि यहां पे था, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं, या फिर इसको इतना स्ट्रांग है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग यूज करेंगे वर्ड। तो कई मैटर हैं जिसमें ये स्पेशल टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रांग है। अब तक हमने जो 3 फोर्सेस पढ़े उसमें सबसे वीक डिस्पर्जन, उससे स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल और उससे भी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वैन डर वाल फोर्सेस की कैटेगरी अगर देखें उसकी बात करें तो। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी एग्जांपल दिया हमने। HF कंपाउंड है, ये मैटर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे भी असर पड़ता है। सिर्फ फिजिकल स्टेट ही डिसाइड होती है ऐसा नहीं है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इन जनरल कहें कि उसमें कैसा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इससे उन पे असर पड़ता है। अब एक लास्ट अट्रैक्टिव फोर्स रह गया है, लास्ट कैटेगरी, लास्ट टाइप रह गया है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो उसको भी जल्दी से समझते हैं। तो हम देखते हैं कि ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए परमानेंट डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी तक हमने डिस्पर्जन देखा था, दोनों टेम्पररी थे, उसमें दोनों डाइपोल्स टेम्पररी थे। डाइपोल डाइपोल में दोनों डाइपोल परमानेंट थे। ये फोर्थ वाला जो है, इसमें एक परमानेंट डाइपोल है और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। परमानेंट डाइपोल तो हमें समझ में आता है क्या है। ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? इंड्यूस्ड इंडक्शन से निकला है। इंडक्शन क्या होता है? जब किसी से प्रभावित होकर उसकी वजह से उसका असर पड़ता है किसी पे,
तो इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें तो शायद हम बेहतर समझ पाएं। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दो एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल तो परमानेंट डाइपोल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे HCl होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन इसके बगल में एक मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, किसी भी एंड पे कोई चार्ज भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली पोलर, नॉन पोलर। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये नॉन पोलर हो गया। लेकिन क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस पोलर मॉलिक्यूल के क्लोज है, उसकी विसिनिटी में है, तो इसका असर इस पे भी पड़ता है और इसकी वजह से ये वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके जैसा हो जाएगा। कैसे? वो ऐसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, नेचुरल सी बात है, किसी एक एंड पे ज्यादा हो ऐसा नहीं होगा, मतलब उसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हो ताकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रॉन्स बीचों बीच होंगे दो एटम के। लेकिन क्योंकि ये इसके बगल में है तो यहां के ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में इस एंड में जमा होने लगेंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इसके बगल में है, इस ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपल्शन होगी इसके इलेक्ट्रॉन्स से, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स उधर पुश हो जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज इधर हो गया। तो नेचुरल सी बात है कि यहां चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऐसा होने से क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल भी एक तरह से डाइपोल बन गया है, ये एंड नेगेटिवली चार्ज्ड और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में तो नेचुरल सी बात है अट्रैक्शन होगा। तो ये पोलर और ये नॉन पोलर था, लेकिन ये भी डाइपोल बना दिया गया। किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसीलिए इसको डाइपोल नहीं इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये खुद डाइपोल नहीं था, ये बना दिया गया है डाइपोल, तो इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, ये भी हमें एक समझ में आया। ये एक खास तरह का अट्रैक्शन, एक अपने तरह का अट्रैक्शन है। इस तरह के भी कई फोर्सेस हमें मॉलिक्यूल किसी किसी मैटर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3-4 तरह के हमने जो इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पढ़े। और एक बात ये कि इसमें भी जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्शन जो है इस वाले केस में भी, अगर हम इसको जल्दी से नोट करना चाहें तो अट्रैक्शन इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ होता है। ये एक पॉइंट छोटा सा है जो याद कर सकते हैं, याद रखना है हमको। बाकी है किस तरह का अट्रैक्शन वो भी हमने समझा। तो ये 4 तरह के अट्रैक्शंस हमने समझे हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। अलग अलग मैटर में या तो चारों हो सकते हैं, 4 में से कोई 2, कोई 3, कोई 1 होगा ही होगा। ओके, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अब हमने पूरी बात समझ ली, एटलीस्ट जितने टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल हमने समझ लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आता है कि किसी मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, क्या उसमें सिर्फ अट्रैक्शन का ही फोर्स होता है? मतलब सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं क्या रिपेल नहीं कर सकते एक दूसरे को? आंसर इज यस, रिपेल भी कर सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन का ही फोर्स हो, हमेशा उनके आपस में रिपल्शन का फोर्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी एटम में या मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियस होते हैं और एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को तो रिपेल करेगा, और सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन या एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल या एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी रिपल्शन का फोर्स भी हो सकता है। लेकिन वो तभी अपना असर दिखाता है जब वो मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएं एक दूसरे के। नेचुरली किसी भी मैटर में मॉलिक्यूल या एटम इतने क्लोज नहीं आते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन ही लगने लगे, इसीलिए क्योंकि ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्शन होना ही है, तो इतना क्लोज आते ही नहीं है। इसीलिए रिपल्सिव फोर्सेस हो तो सकते हैं बट वो ऑब्जर्व नहीं होते, क्योंकि मैटर में मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स जो है वो इतने क्लोज कभी नहीं आते, और रिपल्सिव फोर्सेस जब बहुत क्लोज आएंगे तभी अपना असर दिखा पाएंगे। इसीलिए हो जरूर सकते हैं बट हमें उसका कोई कंसिडरेशन ज्यादा करना नहीं है। तो मेनली हमें यह याद रखना है कि कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं 4 टाइप के, डाइपोल डाइपोल, सबसे पहले डिस्पर्जन, फिर डाइपोल डाइपोल, उसी में एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो है थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी क्या है, इस पर डिटेल में डिस्कशन तो हम बहुत कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा समझेंगे कि थर्मल एनर्जी आखिर है क्या। थर्मल एनर्जी ये है कि हम जानते हैं किसी भी मैटर के पास पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव भी करते हैं। किसी में तो बहुत
अच्छे से स्मूथली मूव कर सकते हैं, कभी कभी किसी मैटर में बहुत ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एक लिमिटेड मोशन कर सकते हैं, थोड़ी दूर तक जा सकते हैं, उसी के एरिया में रह सकते हैं उसी में। कुछ में तो मोशन इतना रिस्ट्रिक्टेड होता है कि सिर्फ मूवमेंट के नाम पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, चाहे किसी भी मैटर की बात करें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, भले ही वाइब्रेशन ही सही, मतलब थोड़ा थोड़ा वो वाइब्रेट कर रहे हो, लेकिन मूवमेंट तो है। एब्सोल्युटली स्टेशनरी कोई नहीं होता। और हम सब जानते हैं किसी भी पार्टिकल के बारे में कि अगर वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो सर्टनली उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसे में तो हर मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, चाहे ज्यादा तेज या चाहे स्लो। इसका मतलब तो एक मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। यस, डेफिनेटली होगी। और जब इन सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का टोटल सम निकाला जाए तो वही उस मैटर की थर्मल एनर्जी होती है। तो जैसे कि सपोज ये पेन है, इस पेन में पता नहीं कितने सारे पार्टिकल्स होंगे जिसको मिला के ये पूरा पेन बना है। इस पेन के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, या एटलीस्ट सॉलिड स्टेट में है तो वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं। उस वजह से इस पेन के जितने भी पार्टिकल हैं, सब में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर उन सबकी काइनेटिक एनर्जी का टोटल सम ले लिया जाए तो वो इस पेन की पूरी थर्मल एनर्जी बन जाएगी, वही इस पेन की थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है, जिसको मेजर हम लोग करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। तो टेम्परेचर कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये मेजर करके बताता है कि किसमें कितनी थर्मल एनर्जी हो सकती है। अगर इस पेन का टेम्परेचर ज्यादा हो और दूसरे पेन का टेम्परेचर कम हो, तो इसका मतलब ब्लू वाले पेन में थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इस वाले पेन में थर्मल एनर्जी कम है। यानी इस वाले पेन के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम है, इसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो थर्मल एनर्जी सिर्फ ये है कि किसी कांस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी मैटर के पार्टिकल्स कितनी फास्टली मूव कर रहे हैं। जिसमें ज्यादा फास्टली मूव करते हैं यानी ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा थर्मल एनर्जी। जिसमें कम, उसका कम टेम्परेचर है यानी कम थर्मल एनर्जी। आई होप थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैंने वहां पर एक बात और कही थी कि किसी मैटर का एक्चुअल फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है या वीक। उसमें इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है या कम। कैसे? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक मैटर है, उसके पार्टिकल्स बड़ी फास्टली मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट, यानी कि उनके पास थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक, हम अगर उस पार्टिकल को दबा दें, मतलब क्लोज करके कंप्रेस करें, तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। और अभी अभी हमने एक बात पढ़ी है, जितने भी फोर्सेस हमने पढ़े हैं, जैसे कि यहीं पे देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम पार्टिकल्स को दबा के कंप्रेस करके एकदम क्लोज ले जाएंगे, तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? सर्टनली अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। तो क्या उसका स्टेट चेंज हो जाएगा अट्रैक्शन बढ़ गया तो? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया तो सॉलिड, अगर थोड़ा कम तो लिक्विड, और उससे कम तो गैस। तो अगर कोई गैस है, उसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया। तो क्या उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? वो इसीलिए कि वो दोनों, वो सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज तो आ चुके हैं, यानी अट्रैक्शन तो उनमें बढ़ रहा है, बट उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो रुक नहीं सकते। इसका मतलब थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा, तब जाकर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों, वो सारे पार्टिकल, दोनों ही नहीं जितने भी पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे अच्छे से, एक दूसरे को होल्ड कर पाएंगे, और तब उनका स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी कि एक तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, साथ ही साथ पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी कम हो, तब जाके स्टेट चेंज किया जा सकता है। और अगर किसी लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है तो ठीक उल्टा है। सिर्फ उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने से नहीं बनेगी बात, हमें उसकी थर्मल एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि गैस के पार्टिकल थोड़ा, ताकि मैटर के पार्टिकल थोड़ा फास्ट मूव करें, तो एक दूसरे की पकड़ में नहीं आएंगे, तो एक दूसरे को अच्छे से, जितना भी अट्रैक्शन हो उससे भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो फ्रीली मूव कर पाएंगे, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे।
आई होप, मुझे लगता है कि अब ये दो फैक्टर का समझ में आ गया होगा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी एक दूसरे से जब दोनों का फैक्टर मिलता है तब जाके किसी मैटर का स्टेट डिसाइड होता है। तो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए और इंटरमॉलिकुलर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए, तब जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड में। और ठीक इसी तरीके से अगर इंटरमॉलिकुलर कम हो और थर्मल एनर्जी ज्यादा हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। आगे की फ्यूचर में जब हम लोग और लेक्चर्स पढ़ेंगे और आगे के डिस्कशंस करेंगे तो ये पॉइंट्स और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने दो चीजें समझी कि कोई मैटर के तीन स्टेट्स क्यों होते हैं। उसमें दो रीजन है, एक तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो वैन डर वाल ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उनको वैन डर वाल अट्रैक्शन भी कहते हैं उन फोर्सेस को, और दूसरा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है, उसका क्या असर पड़ता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का क्या असर पड़ता है और उससे कैसे किसी का स्टेट डिसाइड होता है किसी मैटर का, वो हमने समझा। अब इस चैप्टर में हमें डिटेल में गैसियस और लिक्विड स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट नेक्स्ट हायर क्लासेस में, क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं। तो गैसियस स्टेट में हम पढ़ेंगे कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। ऐसे ही लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।